नमस्कार। आज हम बीएससी तृतीय वर्ष के जो विद्यार्थी हैं उनको फिरोमोन्स जो अंतिम चैप्टर है एंडोक्राइनोलॉजी जो पेपर है उसके संबंध में चर्चा करेंगे। तो फिरोमोन्स जो पदार्थ होते हैं रासायनिक पदार्थ के रूप में पाए जाते हैं और ये जो पदार्थ हैं ये एक ही जाति के जो सदस्य होते हैं उनके बीच में बाह्य संदेशवाहक के रूप में कार्य करते हैं। जैसे हार्मोन्स आंतरिक संदेशवाहक के रूप में कार्य करते हैं, ये बाह्य संदेशवाहक के रूप में कार्य करते हैं। उसके द्वारा जो हार्मोन्स होते हैं उसके द्वारा जो आंतरिक अंग होते हैं वो एक समन्वय स्थापित करते हैं अपने अंदर, और यहाँ जो एक ही जाति के विभिन्न सदस्य होते हैं उनके अंदर समन्वय स्थापित होता है इन फिरोमोन्स के माध्यम से। तो इस फिरोमोन्स है ये बाह्य स्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित होते हैं और ये वाष्पशील पदार्थ के रूप में पाए जाते हैं। तो वाष्पशील जो पदार्थ होते हैं फिरोमोन्स ये जल के अंदर और वायु के अंदर विशिष्ट हो जाते हैं, और जलीय जो माध्यम होता है उसमें ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर विशिष्ट होकर जो ग्राही जंतु है वहां उसके पास पहुंचते हैं, और वायुमंडल में भी ये विशिष्ट होकर ग्राही जंतु तक पहुंचते हैं। और जो ग्राही जंतु होता है इनको सूंघ कर ग्रहण करता है। उनके जो सूंघने की शक्ति है, उनकी सूंघने की क्षमता होती है काफी अधिक विकसित पाई जाती है, और मानव के अंदर इस सूंघने की क्षमता है वो काफी कम पाई जाती है। तो फिरोमोन्स के माध्यम से ये जो एक ही जाति के सदस्य होते हैं एक दूसरे से बातचीत करते हैं, अपनी आवश्यकताओं के बारे में, अपनी इच्छाओं के बारे में और जो अपनी परिस्थितियां हैं उसके बारे में एक दूसरे से चर्चा करते हैं इन फिरोमोन्स के माध्यम से। तो जो फिरोमोन्स है ये सूंघकर ग्रहण किए जाते हैं ग्राही जंतु के द्वारा, और सूंघने पश्चात उसके व्यवहार में परिवर्तन आता है ग्राही जंतु के। कुछ जो जंतु होते हैं वो इन फिरोमोन्स का जो प्रसार करते हैं वो सूंघने के स्थान पर जो फीडिंग है, जो अपने सदस्य होते हैं या अपने बच्चे होते हैं उनको फीडिंग के माध्यम से इनका प्रसार करते हैं। कुछ जंतु इसको स्पर्श के माध्यम से ग्राही को पहुंचाते हैं। तो ये अलग अलग मैकेनिज्म है, अलग तरीके हैं इन फिरोमोन्स के प्रसार करने के। तो ये जो फिरोमोन्स हैं ये जो फिरोमोन्स काफी कम अणुभार वाले अणु के रूप में पाए जाते हैं, और ये प्रोटीन या वसा के जो डेरिवेटिव्स होते हैं उस रूप में पाए जाते हैं। फिरोमोन्स के अंदर जो कार्बन श्रृंखला पाई जाती है उसके अंतर्गत इनको दो भागों में, दो समूह में विभाजित करते हैं। एक छोटे कार्बन श्रृंखला वाले फिरोमोन्स, ये जो छोटी कार्बन श्रृंखला वाले फिरोमोन्स होते हैं ये अलार्मिंग इन नेचर, अलार्मिंग प्रकृति के पाए जाते हैं। ये जो खतरे का जो सिग्नल होता है उसको इनके माध्यम से प्रसारित किया जाता है, जो छोटी कार्बन श्रृंखला वाले फिरोमोन्स होते हैं। और लंबी कार्बन श्रृंखला वाले फिरोमोन्स होते हैं वो जो लिंगी आकर्षणी फिरोमोन्स के रूप में पाए जाते हैं। तो ये फिरोमोन्स का एक परिचय है। फिरोमोन्स जो विभिन्न जंतुओं के अंदर जो उनकी आपस की जो बातचीत है, आपस का जो कम्युनिकेशन है उसको बनाते हैं। तो ये फिरोमोन्स दो प्रकार के पाए जाते हैं, और वो दोनों जो फिरोमोन्स हैं वो विभिन्न रूप से क्रिया करते हैं। तो जो इनके प्रकार हैं पहले उनकी बात करते हैं। इसमें फिरोमोन्स दो प्रकार के हैं। एक तो मोचक प्रभाव युक्त लेजर इफेक्ट रखने वाले फिरोमोन्स, एक होते हैं प्राइमर इफेक्ट रखने वाले फिरोमोन्स या प्रारंभक प्रभाव युक्त फिरोमोन्स। तो दो प्रकार के हैं, एक मोचक प्रभाव युक्त, एक प्रारंभक प्रभाव युक्त फिरोमोन्स। तो इन दोनों में अंतर क्या है कि ये जो मोचक प्रभाव युक्त फिरोमोन्स होते हैं वो मस्तिष्क को प्रत्यक्ष रूप से स्टिमुलेट करते हैं, उत्तेजित करते हैं व्यवहार उत्पन्न करने के लिए ग्राही जंतु के अंदर। और ये जो फिरोमोन्स प्रारंभक प्रभाव युक्त प्रकृति के पाए जाते हैं, ये जो फिरोमोन्स है ये पहले मस्तिष्क को उत्तेजित करेंगे, और मस्तिष्क जो है जो पीयूष ग्रंथि होती है, मास्टर ग्लैंड्स होती है देह की, उसको
उत्तेजित करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं। और ये जो पीयूष ग्रंथि होती है, ये विभिन्न अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है देह में, उनको संकेत पहुंचाती है, उनको उत्तेजित करती है उनके हार्मोनों के स्राव के लिए। और जो विभिन्न हार्मोन हैं जो इस प्रक्रिया के अंदर रिलीज होते हैं, मुक्त होते हैं, वो देह में विभिन्न प्रकार की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज कराते हैं, उपापचय क्रियाओं को प्रारंभ कराते हैं। और उपापचय जो क्रियाएं होती हैं उनके प्रभाव से जो जंतु है उसकी देह आकृति में, उसके व्यवहार में परिवर्तन उत्पन्न होता है। तो ये जो प्रक्रिया है ये कुछ लंबी प्रक्रिया है। ये प्रक्रिया काफी छोटी और शॉर्ट प्रकार की है। दूसरा जो इनमें अंतर है, उसके अंदर जो ग्राही जंतु के अंदर जो व्यवहार में परिवर्तन होते हैं इन हार्मोनों के, इन फेरोमोन्स के माध्यम से, वो काफी तीव्र गति से होते हैं। ये फेरोमोन्स है, एक प्रकार का जो फेरोमोन्स होता है, मोचक जो प्रभावित फेरोमोन्स होता है, वो ग्राही जंतु के अंदर काफी तीव्र गति से व्यवहार में परिवर्तन लाता है। और ये जो परिवर्तन उत्पन्न हुए हैं ये दोबारा लौट भी जाते हैं। ये रिवर्सिबल प्रकार के परिवर्तन पाए जाते हैं, उत्क्रमणीय प्रकार के परिवर्तन पाए जाते हैं। इनके अंदर जो व्यवहार उत्पन्न होता है इन फेरोमोन्स के माध्यम से, वो काफी स्लो होता है, धीरे होता है, और वो नॉन रिवर्सिबल प्रकार का पाया जाता है। इसके जो प्रभाव है, इसके व्यवहार में परिवर्तन है, वो वापस लौटते नहीं है, वो स्थायी रूप से वहां पाए जाते हैं। जो तीसरे प्रकार जो अंतर है दोनों प्रकार के फेरोमोन्स के अंदर, वो है कि जो व्यवहार में परिवर्तन है ग्राही जंतु के अंदर, इन फेरोमोन्स के माध्यम से वो अस्थायी रूप से पाया जाता है। कुछ समय पश्चात इसका प्रभाव खत्म हो जाता है। इनके अंदर जो व्यवहार में परिवर्तन होता है वो स्थायी रूप से पाया जाता है, वो वापस परिवर्तित नहीं होता है। और जो फेरोमोन्स इसके अंदर जो पाए जाते हैं इस प्रकार के, वो जो डे टू डे एक्टिविटीज होती है जंतु की, जो उनके जीवन की विभिन्न गतिविधियां होती हैं, उनके अंदर कार्य करते हैं। और ये जो फेरोमोन्स होते हैं इनके द्वारा जो जंतु को अनुकूलता प्राप्त करता है। विभिन्न जो परिस्थितियां होती हैं, परिस्थितियों की, एनवायरमेंट की, उनके साथ लड़कर जीने की उसको क्षमता प्राप्त होती है। तो ये फेरोमोन्स उसको अनुकूलता प्रदान करते हैं, जिससे वो जो बदलती परिस्थितियों में जीवित रह सके। तो ये दो प्रकार के फेरोमोन्स हैं जो अलग अलग प्रकार से क्रिया करते हैं। अब हम इनके जो एग्जाम्पल्स हैं, उदाहरण देखते हैं कि जो मोचक प्रभावित फेरोमोन्स होते हैं उसमें पहला है लिंगी आकर्षणी फेरोमोन्स। लिंगी आकर्षणी फेरोमोन्स के माध्यम से जो मादाएं होती हैं, जो अपना ओव्यूलेशन पीरियड होता है, काल होता है, उसकी सूचना नरों को प्रदान करती हैं। और नर इस काल के अंदर उनके साथ जो सहवास है वो करके संतान की उत्पत्ति करते हैं। तो इसमें कुछ उदाहरण है इस प्रक्रिया के अंतर्गत। तो जिप्सी मोथ की जो मादा होती है वो अपने फेरोमोन्स के माध्यम से जो नर है, जो 90 मीटर की दूरी पर है, उनको आकर्षित कर लेती है। और ये जो सिल्क मोथ की जो मादा होती है उसके द्वारा जो फेरोमोन्स होते हैं नरों को 10 किलोमीटर दूर तक अपनी तरफ आकर्षित करने में सफल पाए जाते हैं। जो हनी बी है, मधुमक्खी होती है, उसकी जो रानी है, क्योंकि मधुमक्खी का जो समाज होता है उसमें केवल एक फर्टाइल जो सदस्य होता है उसको रानी बोलते हैं, और बाकी श्रमिक होते हैं और नर होते हैं। तो ये रानी होती है, ये फेरोमोन्स स्रावित करती है, और फेरोमोन्स जो स्रावित करेगी वो फेरोमोन्स इसकी मैंडिबुलर ग्रंथियां, जो मधुमक्खी होती है उसकी मैंडिबुलर ग्रंथियां इस फेरोमोन्स का स्राव करती हैं 9-ऑक्सोडेकोनिक अम्ल के रूप में। और ये फेरोमोन्स होता है, ये नरों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए कार्य करता है। ये जो कॉकरोच होते हैं उनकी जो मादाएं होती हैं वो भी फेरोमोन्स को अपनी जो एनल ग्रंथियां होती हैं, गुदे ग्रंथियां होती हैं या एक्सटर्नल ग्रंथियां होती हैं, उनके माध्यम से स्रावित करती हैं, और वो भी नरों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए इन फेरोमोन्स का प्रसार करती हैं। कुछ जो नर होते हैं वो भी
फिरोमोन्स का स्राव करते हैं और उनके स्राव के माध्यम से जो मादाएं होती हैं वो उनके समीप आती हैं और उनके इसके अंतर्गत वो सहवास क्रिया संपन्न करते हैं। तो ये जो भ्रंग नर होता है हर्पोविटिकस नाम का, ये इस फिरोमोन्स का स्राव करता है अपने पंखों को ऊपर उठाकर, और पंखों के ऊपर उठाने से इसका स्राव होगा और ये जो फिरोमोन्स है ये उस दूरी पर जो मादाएं होती हैं उनको आकर्षित करता है और ये जो मादा है इसके समीप आती हैं और जो इनकी मैथुन क्रिया है वो संपन्न की जाती है। तो ये पहले प्रकार के मोचक प्रभावित फिरोमोन्स होते हैं जो लिंगी फिरोमोन्स के रूप में, लिंगी आकर्षणी फिरोमोन्स के रूप में पाए जाते हैं। अब दूसरा जो प्रकार इसमें है वो है जो पथ संकेतक, जो जंतु एक अपने आवास से जो कार्यस्थल है वहां जाते हैं और वापस लौटकर अपने आवास पर आते हैं। तो ये जो इसका पथ होता है उसकी सूचना, उसके संकेत के रूप में ये फिरोमोन्स कार्य करते हैं। इनके अंदर जो चींटियां होती हैं, चींटियां अपने भोजन की तलाश में काफी दूर जाती हैं और फिर वापस अपने जो उनका नेस्ट होता है, घोंसला होता है, बिल होता है, उसमें लौट के आती हैं। तो ये जो उनकी पथ होता है उनके जाने का, आने का, इस पर वो फिरोमोन्स का स्राव करती हैं और इन फिरोमोन्स के जो संकेतक होते हैं उनके माध्यम से वो अपने निवास स्थान तक लौट के आ जाते हैं और उनकी जो ड्यूफोफोर ग्रंथियां होती हैं चींटियों की, उनके द्वारा इन फिरोमोन्स का स्राव किया जाता है, जिनके माध्यम से चींटियां और उनके जो अन्य सदस्य हैं उनके कॉलोनी के सबके सब कार्यस्थल होता है वहां से अपने जो नेस्ट तक लौट के आने में सफल होती हैं। ये हनी भी होती हैं, इनके श्रमिक, इनके जो सदस्य हैं वो भोजन तलाश में, परागकणों की तलाश में दूर दूर तक जाते हैं और भोजन दिशा में जाकर वापस फिर अपने नेस्ट तक लौटते हैं। तो ये भी जो वायु के अंदर इन संकेतक फिरोमोन्स का स्राव करते हैं उनके माध्यम से अपने जो घर पर सफलतापूर्वक लौट आते हैं। तो ये दो प्रकार के जो फिरोमोन्स हैं मोचक प्रभावित फिरोमोन्स के रूप में पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं जो प्रारंभक प्रभावित फिरोमोन्स होते हैं उनके जो उदाहरण हैं। इसमें जो परिवर्धन है, देह का परिवर्धन है, उनकी जो वृद्धि है, उन क्रियाओं को फिरोमोन्स के माध्यम से उनका उपयोग किया जाता है। तो फिरोमोन्स उनको इफेक्ट करते हैं, उनकी जो परिवर्धन की क्रिया को, उनकी वृद्धि क्रिया को। तो ये जो हनीबी है, जो क्वीन रानी जो हनीबी होती है, मधुमक्खी होती है, वो जब लार्वा निकलते हैं इनके अंडों से, और जब लार्वा, इसके दो प्रकार के लार्वा होते हैं, एक तो नर लार्वा के रूप में, एक मादा लार्वा के रूप में। मादा जो लार्वा होते हैं वो निषेचन क्रिया के माध्यम से उत्पन्न होते हैं, जबकि नर जो लार्वा होते हैं वो पार्थेनोजेनेसिस क्रिया के माध्यम से उत्पन्न होते हैं। तो ये जो मादा लार्वा होती हैं वो सबके सब फर्टाइल होती हैं जब वो वहां से अंडों से हैचिंग करती हैं। लेकिन जो रानी है ये क्या करती है, ये अपने जो फिरोमोन्स का स्राव करती है और फिरोमोन्स को ये जो लार्वा होते हैं उनको भोजन के माध्यम से उनको प्रदान करती है, उनको खिलाती है, जिससे जो नर जो मादाएं होती हैं लार्वा, वो उनकी जो अंडाशय है उसकी जो ग्रोथ है, उसका परिवर्धन है, वो संमित हो जाता है, वो नपुंसक हो जाती हैं और वो जो कायांतरण के पश्चात में इस रानी की सेवा का कार्य करती हैं। और जो रानियां, जो वर्कर्स होती हैं, इनकी जो अंडाशय है इसका सदमन इस रानी के फिरोमोन्स के माध्यम से आगे भी जारी रहता है। जब तक रानी जीवित रहती है तब तक जितनी भी मादाएं हैं उस छत्ते की, उस कॉलोनी की, सबकी सब नपुंसक बनी रहती हैं, क्योंकि रानी के द्वारा एक फिरोमोन्स का स्राव निरंतर जारी रहता है। जैसे रानी मरती है तब इनमें से जो भी जितने वर्कर्स होती हैं, श्रमिक होती हैं, सबके सब अपने अंडाशय को प्रवर्धित करना प्रारंभ कर देती हैं। जो सबसे पहले अपने अंडाशय को प्रवर्धित कर लेती है वो क्वीन में जाती है और इस फिरोमोन्स का स्राव प्रारंभ कर देती है, जिससे कि अन्य जो श्रमिक है वो फिर से नपुंसक हो जाती हैं, इसकी सेवा करती हैं। ये जो नर टिड्डे होते हैं ये फिरोमोन्स को, जो इनके नवजात निम्फ होते हैं, उनको स्पर्श के माध्यम से प्रदान करते हैं और उसके जो फिरोमोन्स इनको प्रदान किया गया निम्फ को, वो जो निम्फ
उनकी जो वृद्धि होती है, उनका जो परिवर्धन क्रिया होती है, वो काफी तीव्र गति से होना शुरू हो जाती है इन फेरोमोन्स के माध्यम से। ये जो टर्माइट्स होते हैं, जो दीमक होती हैं, इसमें भी जो समूह है इनकी जो कॉलोनी है, उसमें एक राजा होता है, एक रानी होती है। तो राजा रानी अपने फेरोमोन्स के माध्यम से जो अन्य सदस्य होते हैं, इसमें नर मादाएं, उन सबको नपुंसक रखती हैं अपने फेरोमोन्स के द्वारा, और जिससे वो सबके सब इनकी सेवा करते हैं। जैसे रानी या राजा में से कोई मर जाता है, तो जो नर या मादा है, उनके जो जनक है वो प्रवर्धित होना शुरू हो जाते हैं, और जो सबसे पहले अपने जो जनक को प्रवर्धित कर लेता है, वो राजा या रानी का स्थान ले लेता है। तो इस प्रकार से ये जो प्रारंभक मोचक प्रारंभक प्रभावित जो फेरोमोन्स है, उस प्रकार से कार्य करते हैं। अब हम देखते हैं जो मैकेनिज्म है इनका फेरोमोन्स का कार्य करने का, वो किस प्रकार से पाया जाता है। तो फेरोमोन्स ये जो डोनर है, जो दाता जंतु होता है, उसके द्वारा स्रावित किया गया है, और ये जो विसरण क्रिया के द्वारा जल माध्यम से या वायु माध्यम से पहुंचता है रेसिपिएंट ग्राही जंतु के पास में, और जंतु होता है वो सूंघकर या इसको स्पर्श के माध्यम से या भोजन के माध्यम से ग्रहण करता है, और उस फेरोमोन्स के माध्यम से इसका जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है वो उत्तेजित हो जाता है। और उत्तेजित होने से दो प्रकार की क्रियाएं होती हैं, एक तो ये जो है मोचक प्रभावयुक्त फेरोमोन्स के रूप में, या प्रारंभक प्रभावयुक्त जो फेरोमोन्स के रूप में कार्य करते हैं। मान लीजिए ये मोचक प्रभावयुक्त फेरोमोन्स के रूप में कार्य कर रहा है, तो ये सीधा ही तो ग्राहित जंतु के व्यवहार को परिवर्तित कर देगा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के माध्यम से, यदि ये मोचक प्रभावयुक्त फेरोमोन्स के रूप में पाया जाता है। मान लीजिए प्रारंभक प्रभावयुक्त फेरोमोन्स के रूप में पाया गया है फेरोमोन्स, तो ये क्या करेगा, पहले केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को उत्तेजित करेगा, ये विभिन्न प्रकार मोचक कारकों का श्रावण करेंगे, और उसके माध्यम से जो पीयूष ग्रंथि है वो उत्तेजित होगी, वो अपने हार्मोन का स्राव करेगी। तो ये हार्मोन जो है विभिन्न अंतःस्रावी ग्रंथियों को प्रेरित करेंगे अपने अपने हार्मोन के स्राव के लिए, और वो हार्मोन प्रभाव से जो उपापचय क्रियाएं होती हैं देह के अंदर, वो प्रारंभ हो जाएंगी। उनके माध्यम से फिर सूचना केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को पहुंचती है, और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो है कुछ सिग्नल्स के माध्यम से या जो बिहेवियर होता है, व्यवहार होता है जंतु का, उसमें परिवर्तन उत्पन्न करता है। तो ये जो क्रिया है कुछ लंबी है, धीमी गति से ये उत्पन्न होती है, जबकि जो मोचक वाली क्रिया है ये काफी तीव्र गति से उत्पन्न होती है। ये रिवर्सिबल है, क्योंकि ये रिवर्सिबल प्रकार की पाई जाती है। तो ये फेरोमोन्स के बारे में कुछ तथ्य हैं जिनका हमने आज विवेचना की है। धन्यवाद।